हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी का हम नया सीरीज चला रहे हैं और तो पॉलिटी में हम लोग जो है लगभग संवैधानिक विकास को पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और आपको पता है 26 नवंबर 1949 को जब मेरा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस दिन जो है हमने कई देशों को, क्योंकि हमारा संविधान जब बना, संविधान बनने में कई देशों का अध्ययन मैंने संविधान किया। 60 देशों का संविधान को मैंने अध्ययन किया था, यानी हमारे संविधान सभा ने। और उसमें से कुल 11 देशों से ने हमने संविधान से जो अच्छी अच्छी चीजें थे उसको हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि जो हमारे संविधान के अंतर्गत किस देशों से किस किस चीज का प्रावधान किया गया है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। तो उसीलिए हमारे ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से हमने सबसे ज्यादा चीज को लिया है। तो ब्रिटेन से आपको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत चीजों को लिया है। उससे पहले आपको पता है कि 1935 के अधिनियम से भी हमने हमारे संविधान का लगभग 1/3 भाग जो है हमने 1935 के अधिनियम को डायरेक्ट हमने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, जब 1935 के अधिनियम को हमने अडॉप्ट कर लिया है तो उसके तहत से हमने काम करना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो हम लोग लोक सेवा आयोग, आपको पता है कि 1935 के अधिनियम के तहत जो है लोक सेवा आयोग का हमने स्थापना किया था। और वो लोक सेवा आयोग जो हमारे देश में आज भी आप जानते हैं, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आज भी काम चल रहा है। तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान जो लिया गया वो 1935 के अधिनियम से हमने लिया है। 1935 के अधिनियम से लोक सेवा आयोग। और उसके बाद दूसरा क्या है, न्यायपालिका की संरचना। आपको पता है कि हमारे देश में एकल न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो हमने लिया है, एकल न्यायपालिका का प्रावधान वो हमने लिया है कहां से, अमेरिका से लिया हुआ। लेकिन जो न्यायपालिका का संरचना हमारे देश में, आपको पता है कि न्यायपालिका का संरचना का अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी अनुमंडलीय कोर्ट होता है, उसके बाद लास्ट में हम लोग का स्थानीय न्यायपालिका होता है, जहां का मुखिया आपको पता है, जहां के मुख्य रूप से सरपंच के दायित्व के द्वारा काम किया जाता है। तो हमारे देश में एकल न्यायपालिका का काम किया गया है। तो याद रखिएगा, एकल न्यायपालिका का प्रावधान न्यायपालिका का संरचना का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया है। दूसरा बात आता है संघीय व्यवस्था। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के मध्य हमारे देश में भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ऐसा हमने अनुच्छेद नंबर 1 में प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश में केंद्र और राज्य के मध्य है। लेकिन हमारे देश में जो है मुख्य रूप से जो है केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति है और राज्य के पास कम शक्ति है। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है अध्यादेश। अध्यादेश का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, वो लिया है 1935 के अधिनियम से लिया। दूसरा आता है सीएजी का व्यवस्था। आपको पता ही है सीएजी बहुत अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में प्रावधान किया गया है। और सीएजी आपको पता ही मुख्य रूप से काम करता है ऑडिट करने के, इसका काम होता है कि सरकार कितना पैसा कहां किस क्षेत्र में खर्च कर रही है, उसका ऑडिट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सीएजी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राज्यपाल के कार्यकाल यानी राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, यानी राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होगा, ऐसा प्रावधान हम आगे के देश में देखेंगे। लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होना चाहिए, इसका निर्धारण आपको पता है 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है। क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल आपको पता है उस समय हर एक प्रांत का एक गवर्नर होता था, उसी गवर्नर का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा ये हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। उसके बाद आता है आपातकाल का, यानी आपातकाल का उपबंध, वो भी हमने कहा से 1935 का अधिनियम से। लेकिन आपातकाल कितने प्रकार के होगा, किस तरह से आपातकाल लगाया जाए, वो मैंने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। और प्रशासनिक विवरण, यानी प्रशासनिक किस तरह से काम करेगा, आपको पता ही है। प्रशासनिक विवरण में आपको पता ही हायरार्की किस तरह से चलता है। तो प्रशासनिक विवरण का कार्यकाल यानी प्रशासनिक विवरण हमने कहां से लिया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया है। तो याद रखना है, हमारे संविधान का 1/3 भाग हमने कहां से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग,
न्यायपालिका की संरचना, संघीय व्यवस्था, अध्यादेश जारी करना, ठीक है, और उसके बाद सीएजी का व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, और उसके बाद आपातकाल का उपबंध, और दूसरा क्या है, प्रशासनिक विवरण। इनसे संबंधित जो बातें हैं वो हमने कहां से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया हुआ है। अब फिर हम लोग जो है, आपको पता है, ब्रिटेन जो भारत को गुलाम बनाया था, वो जब यहां से छोड़ के गया था तो उसके क्योंकि उनका बनाया हुआ संरचना था, तो वहां के जो संविधान में जो चीज अच्छे थे उसको मैंने अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहला क्या है, वहां की संसदीय व्यवस्था। जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, वही संसदीय व्यवस्था भारत में है। आज आपको पता है हमारे संसदीय व्यवस्था में एक लोकसभा होते हैं और एक राज्यसभा होते हैं। तो ये दोनों संसदीय व्यवस्था हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन यानी कानून का शासन चलेगा देश में, ये मैंने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया यानी संसद के अंदर जो विधायक बनने की प्रक्रिया होगी, आपको पता है विधेयक बनने की प्रक्रिया, पहले हम लोग लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर दोनों से प्रस्ताव पारित करने के बाद फिर हम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने के बाद फिर वो विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बनता है। तो विधायी संबंधित प्रक्रिया भी मैंने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब दूसरा आता है एकल नागरिकता। याद रखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया हुआ है। और दूसरा आता है एकल न्यायिक प्रणाली, ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली मैंने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। एकल नागरिकता का भी प्रावधान कहां से लिया है, ब्रिटेन से। आप याद रखिएगा, अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी न्यायपालिका है और दोहरी शासन व्यवस्था है, पर अपने देश में एकल न्यायपालिका है। भले शासन व्यवस्था दोहरी है पर न्यायपालिका, नागरिकता का क्या प्रावधान है हमारे यहाँ, एकल। क्योंकि हम लोग के यहाँ भारत सरकार हम लोग को नागरिकता देती है, अर्थात संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा हमारे देश में नागरिकता दिया जाता है। भले हर राज्य के आप लोग का निवास प्रमाण पत्र अलग अलग बनेगा, रेसिडेंट अलग अलग बनेगा, पर नागरिकता हमें कहां से मिलता है, भारत सरकार से मिलता है। अब दूसरा आता है संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत होगा, जिसके ज्यादा बहुमत होगा उसी का जीत होगा, नहीं बहुमत के आधार पर जीत की प्रक्रिया मैंने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह भी प्रक्रिया मैंने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, याद रखिएगा विधायिका के अंतर्गत अध्यक्ष की जो भूमिका ली गई है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से मुख्य चीज आपको अधिकतर संख्या जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हमने ज्यादा कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। तो याद रख लेना है, एकल न्यायपालिका ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, विधि का शासन एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा ये सभी मैंने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो अमेरिका के अंतर्गत से हमने बहुत ही शक्तिशाली चीज वगैरह लिया है, जैसे मूल अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, तो मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे भी जो जज की हटाने की प्रक्रिया है वो भी मैंने किस देशों से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। अब बात आता है न्यायिक पूर्वालोकन, और याद रखिएगा न्यायिक पूर्वालोकन का जो सिद्धांत है वो हमने लिया है कहां से, अमेरिका के देशों से लिया है, ठीक है। अब आता है लोकहित याचिका, यानी लोकहित के लिए, यानी लोक पीआईएल दर्ज करने का जो लोकहित के लिए जो बात की गई है वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देशों से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। और वित्त आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से लिया है, आपको पता है हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात हम आपको बताएंगे संविधान के भाग नंबर 18 में, जो अनुच्छेद 356 से लेकर 360 तक की बात आता है, ठीक है, 352 से लेकर 360 तक की बात आता है। तो उसी में याद रखिएगा 360 नंबर जो अनुच्छेद है वो वित्त आपातकाल का प्रावधान करता है, और ये वित्त आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो हमने प्रावधान लिया वो कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमने कहां से प्रावधान लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। अब आता है राज्यसभा में मनोनीत, याद रखिएगा
राज्यसभा में हम 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो कि आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उनसे संबंधित जो प्रावधान किया गया वो कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 55 में बात की गई है, वो मैंने कहां से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो मुख्य रूप से याद रख लेना आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राज्यसभा के सीटों के जो मनोनीत सदस्य होंगे उसका प्रावधान, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनने की प्रक्रिया मैंने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। अब बात हम लोग करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखिएगा प्रस्तावना का भाषा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार मैंने किस देशों से लिया है, तो वो लिया है मैंने अमेरिका से। तो प्रस्तावना का विचार मैंने अमेरिका से लिया है, पर प्रस्तावना का जो भाषा है वो मैंने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होगा, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में मैंने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची, याद रखिएगा समवर्ती सूची का प्रावधान मैंने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, आपको पता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 108, संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 के तहत जो है, याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। अब बात करेंगे हम लोग कनाडा से। तो कनाडा याद रखिएगा संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो कनाडा से लिया हुआ है। संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हमारे देश में है, केंद्र और राज्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो राज्य भी अपना शासन चलाता है और केंद्र भी अपना शासन चलाता है, पर केंद्र का अत्यधिक शक्ति होती है। तो संघीय शासन प्रणाली मैंने कहां से लिया है? तो आपको याद रखिएगा ये मैंने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत मैंने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। राज्य में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाना, राज्य में जो गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस तरह का प्रावधान मैंने कहां से लिया है? तो कनाडा से लिया हुआ है। अब बात करते हैं सशक्त केंद्र। याद रखिएगा केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति होगा, इसका प्रावधान मैंने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। याद रखिएगा कनाडा से मुख्य रूप से संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, और राज्य के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होगा। इस तरह का प्रावधान कहां से लिया मैंने? कनाडा के संविधान से लिया है। जापान से याद रखिएगा आर्टिकल 21, याद रखिएगा जीवन जीने का अधिकार जो है वो मैंने किस देश से लिया है? तो जापान देशों से लिया है। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से 2 ही है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और तथा राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया जो मैंने लिया है कहां से लिया है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो याद रखिएगा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 308 और भाग नंबर 20 से जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो मैंने दक्षिण अफ्रीका देशों से लिया है, और राज्यसभा का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो जो है मैंने कहां से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब आता है यूएसएसआर से। याद रखिएगा जो रूस था, रूस से मैंने मौलिक कर्तव्य लिया है। आपको पता है 1900 ये मूल संविधान में नहीं था, ये 1972 में 17 समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हमने लिया था। और दूसरा आता है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। याद रखिएगा प्रस्तावना का जो न्यायिक आदर्श की बात की गई है वो न्यायिक आदर्श मैंने कहां से लिया है? तो यूएसएसआर यानी रूस से लिया है। अब बात करेंगे फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान आपको पता है फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका था, और फ्रांस की क्रांति में आपको पता है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये 3 शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से निकल के आया है, और इसी 3 शब्द को हमने संविधान के प्रस्तावना में भी लिया था। तो फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द मैंने फ्रांस के संविधान से लिया है। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, याद रखिएगा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का व्यवस्था भी मैंने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। और लास्ट में है आपातकाल का प्रावधान मैंने कहां से लिया है? तो जर्मनी के जर्मन संविधान से मैंने एडॉप्ट किया हुआ है। तो ये था कुल 11 देश, और 11 देशों से जो हमने संविधान को एडॉप्ट किया है उसके बारे में मैंने बताया। यहां से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग जो है यहां से हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियों की बात की गई है, ठीक है, हमारे संविधान के अंतर्गत कितने अनुसूचियां हैं, ठीक है, और उस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो संविधान के अनुसूची आपको पता है, ठीक है,
देखिए याद रखिएगा संविधान के अनुसूची, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा संविधान के अनुसूची में, तो देखिए समझिएगा कि हमारे मूल संविधान के अंतर्गत याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में याद रखिएगा मूल संविधान के अंतर्गत हमारे अनुसूची की संख्या कितने थे? 8। और वर्तमान में याद रखिएगा वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितने अभी? 12। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि मूल संविधान जब बना था याद रखिएगा यानी 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जब मेरा संविधान बना था, और याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये यहां तक जब भी बात रहा तो ये मूल संविधान के अंतर्गत बात आते हैं। तो मूल संविधान के बाद जो बात आया उसके उस समय में अनुसूची की संख्या कितने थे? 8। और वर्तमान अनुसूची की संख्या कितने हो गए हैं? 12। तो आज हम ये समझेंगे कि किस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या चीज का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा हमारे अनुसूची नंबर 1 में, याद रखिएगा संविधान के अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। यानी जो हमारे देश में जो 28 राज्य होंगे, याद रखिएगा जो हमारे देश में जो 28 राज्य होंगे इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 1 में किया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कि जो अनुसूची 1 के अंतर्गत याद रखिएगा अनुसूची 1 में, ठीक है, अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है संघ एवं, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई, जिसमें कि 28 राज्य और 8 यूटीज होगा। क्या होगा? 8 यूटीज होगा और 28 क्या होगा? राज्य होगा। तो इस चीज को समझ लीजिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कहाँ की गई है? अनुसूची 1 में की गई है। याद रखिएगा जब हम संविधान के भाग 1 आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ये पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा वहां पे आप इस चीज को देखिएगा कि वहां पे मैंने इस चीज को बताया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो राज्य का निर्माण किया जाएगा वो संविधान के 368 का भाग नहीं माना जाएगा, बट लेकिन अनुसूची 1 और अनुसूची 4 का भाग माना जाएगा। इसलिए याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुसूची नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। अब बात करेंगे अनुसूची नंबर 2 का। तो याद रखिएगा अनुसूची नंबर 2 की बात अगर करेंगे तो उसमें बात की गई है वेतन का। जो भी हमारे देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, जो बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, उसके वेतन, भत्ते और पेंशन का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। अब कौन व्यक्ति का प्रावधान है? तो यहां से क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामों में। एक तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, और याद रखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा सीएजी। ये सभी जो व्यक्ति हुए, याद रखना है, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर आएगा बात राज्यपाल, उसके बाद आएगा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उसके उपाध्यक्ष, फिर आएगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और उसके बाद आएगा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश और तथा सीएजी। ये सभी जो व्यक्ति होंगे, याद रखिएगा, ये सभी व्यक्ति को याद रखिएगा, ये सभी व्यक्ति का जो वेतन होगा वो अनुसूची नंबर 2 में इसका प्रावधान किया गया है। कितना वेतन दिया जाएगा, उसका कितना भत्ते होंगे, उसका कितना पेंशन मिलेगा उसको, तो ये सभी प्रावधान संविधान के अनुसूची नंबर 2 में इस तरह की बात कही गई है, ठीक है। याद रख लेना है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और सीएजी। मात्र इतना ही व्यक्ति है जिसका पेंशन की बात और वेतन की बात अनुसूची नंबर 2 में की गई है। अब आता है अनुसूची नंबर 3। अनुसूची 3 क्या कहता है? सिंपल सी बात, अनुसूची 3 कहता है शपथ ग्रहण की बात, ठीक है। तो याद रख लेना है 2 में कही गई है वेतन की बात और तीसरा में कही गई है शपथ ग्रहण की बात। अब कौन व्यक्ति का शपथ ग्रहण होगा? तो याद रखिएगा
अनुसूची 3 के तहत जो है मात्र याद रखिएगा संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के जो सदस्य होंगे और संघ के जो मंत्री होंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होंगे, ठीक है, और उसके बाद है विधानसभा के सदस्य एवं उसके मंत्री और सीएजी, इन सभी को शपथ दिलाने का जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची नंबर 3 के तहत किया गया है। अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ ग्रहण की प्रक्रिया की बात की गई। याद रखना है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यपाल, इन तीनों के लिए अनुसूची 3 के तहत से शपथ नहीं दिलाई जाती है। इसको शपथ दिलाया जाता है संविधान के, इसका संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 के तहत दिलाया जाता है और इसका 69 के तहत दिलाया जाता है और इसका 153 के तहत दिलाया जाता है। याद रखिएगा संविधान के 60 नंबर यानी संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 के तहत राष्ट्रपति का डायरेक्ट शपथ ग्रहण की बात की गई है, किंतु संसद के सदस्य और संघ के जो मंत्री होंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होंगे और उसके विधानसभा के सदस्य और मंत्री जो होंगे और सीएजी होंगे, उनकी शपथ ग्रहण की बात की गई है अनुसूची 3 में। और याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अनुसूची 3 में नहीं की गई है। यही सवाल पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में कि किनकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अनुसूची 3 में नहीं है। तो नहीं है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों व्यक्ति की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अनुसूची 3 में प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 4 में क्या है। तो याद रखना है अनुसूची 4 के अंतर्गत दिया गया है राज्यसभा का सीटों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? राज्यसभा के सीटों के बारे में की गई है कि जो राज्यसभा का सीट होगा वो कितना होगा। अब देखिए राज्यसभा को इसलिए बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो कैसे करेगा केंद्र में, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही राज्यसभा का निर्माण किया गया जो केंद्र में प्रतिनिधित्व करेगा। तो किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होगा इसके लिए हमने एक अनुसूची बनाया है, अनुसूची नंबर 4। तो इसमें क्या देना है राज्यसभा का, याद रखना है राज्यसभा का सीटों का आवंटन, ठीक है। तो राज्यसभा का सीटों का जो आवंटन की बात की गई है, याद रखिएगा राज्यसभा का सीटों की जो आवंटन की बात की गई है वो कहा गया है अनुसूची नंबर 4 के तहत कहा गया है, ठीक है। अनुसूची नंबर 4 के तहत बात की गई है कि राज्यसभा का सीटों का क्या होगा, आवंटन किया जाएगा। तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन कितना होगा, आपको पता ही है कि राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है 250। उसमें से सबसे अधिक जो राज्यसभा की सीटों की संख्या वो कहां पे है, यूपी में है, जो कि 30 राज्यसभा की सीटों की संख्या वहां पे है। तो याद रखिएगा किस राज्य के पास कितनी राज्यसभा की सीट की संख्या होगी वो डिसाइड कौन करेगा, अनुसूची 4। तो याद रखिएगा किस राज्य के पास कितना सीट होगा ये अनुसूची 4 के तहत प्रावधान किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 क्या कहता है, याद रखना है अनुसूची 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 5 कहता है एससी और एसटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी बात याद रखिएगा, उसके प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो बात की गई है वो अनुसूची 5 में बात की गई है। संपूर्ण देश का जो एससी और एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होगा, राष्ट्रपति उसके प्रशासन के लिए अलग से काम कर सकता है या उसके नियंत्रण कैसे उसको विकास किया जाए उसके लिए हमने एक अलग से अनुसूची बनाया है, अनुसूची 5 बात की गई है, ठीक है। अब फिर एक अनुसूची आता है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में भी है एससी और एसटी के प्रशासन संबंधित बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही राज्य की बात की गई है, जैसे असम हो गया, ठीक है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति होंगे उसके प्रशासन के बारे में बात की गई है, अनुसूची 6 में बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद अब बात हम लोग करेंगे अनुसूची 7 का बात करेंगे। अनुसूची 7 क्या कहता है, अनुसूची 7 कहता है शक्ति का विभाजन। 100 से 7, 100 से सूची, यानी शक्ति का विभाजन मतलब राज्य सूची यानी संघ कैसे काम करेगा, राज्य कैसे काम करेगा और दोनों मिलकर कैसे काम करेगा। तो उसके लिए 3 सूची का निर्माण किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची की बात की गई है। अब संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय है? 100 विषय इसके अंतर्गत है अभी वर्तमान में। तो हम लोग जब पढ़ाएंगे केंद्र और राज्य के संबंध तो वहां पे बताएंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, और उस पे संघ सूची पे कैसे कानून संघ का बनता है और राज्य सूची पे कैसे, और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो याद रखिएगा शक्ति का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत है? 7। अब बात करते हैं अनुसूची 8 का। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान की भाषा की बात की गई है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो भाषा बोली जाती है देशों में, उस भाषा का प्रावधान संविधान में कहां पे है? तो आपको बताना है अनुसूची नंबर 8 में की गई है। अब याद रखिए मूल संविधान के अंतर्गत कुल कितने भाषा थे? 14 भाषाएं थे, लेकिन वर्तमान के अनुसूची 8 में अभी भाषा की संख्या कितने हैं? 22। कितने भाषा की संख्या है? 22। मूल संविधान में कितने थे? 14। जैसे आपको पता है हिंदी हो गया, संस्कृत यानी संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, तो उसके बाद पंजाबी हो गया। इसी तरह करते करते आपका जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम, इन तरह से करते हुए कुल संविधान में भाषा कितने थे? मूल संविधान में 14, लेकिन वर्तमान में अभी भाषा की संख्या कितनी कर दी गई है? 22। क्योंकि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सबसे पहली जो भाषा जोड़ा गया संविधान के अनुसूची 8 में, वो भाषा थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 71वें संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषा को कहां जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। कब, कौन सा संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। काम कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, अब बात करेंगे 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 4 भाषा जोड़ी गई है 2003 में। तो याद रखिएगा बिहार का भाषा मैथिली भाषा जो है ये जोड़ा गया संविधान में, अनुसूची में, संविधान के अनुसूची नंबर 8 में। कब जोड़ा गया है? 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो इस तरह से कभी कभी आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा भाषा जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, या आपसे पूछ सकता है कि मूल संविधान में अभी भाषा की संख्या कितनी थी? 14। या तो आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में संविधान में भाषा की संख्या कितनी है अभी अनुसूची में, तो आपको बताना है 22। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे ये जो बाद में जो अनुसूची जोड़ा गया है। अब देखिए याद रखिएगा बाद में जो अनुसूची को जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है अनुसूची नंबर 9 और अनुसूची नंबर 10 और 11 और 12। ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो कि अनुसूची 9 लाना पड़ा? आपको पता है कि देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा JL नेहरू, ये नेहरू जी जो थे ये समाजवादी विचारधारा के थे। याद रखिएगा ये कौन सा विचारधारा के थे? समाजवादी विचारधारा के थे। ठीक है, तो अब जो ये व्यक्ति थे समाजवादी विचारधारा के, इसका कहना था कि जो भारत देश के अंतर्गत जो भूमि है, जमीन है, इसका बंटवारा सही से किया जाए। तो भूमि के बंटवारा सही से किया जाए उसके लिए नेहरू जी ने काम करना प्रारंभ किया। अब इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भूमि संबंधित विवाद, क्योंकि वो संपत्ति का मामला था, अगर किसी व्यक्ति का सरकार भूमि ले रहा है, जमीन ले रहा है और गरीबों आदमी में उसको बांट रहा है, तो सरकार उसके लिए, जनता उसके लिए कहां चली जाएगी? कोर्ट चली जाएगी। तब संविधान में क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने? क्या किया? एक अलग से, याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन, याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन के तहत एक अनुसूची बनाया गया जिसे हम कहा गया 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची बनाया गया। तो संविधान के प्रथम संशोधन करके 1951 में एक नई अनुसूची बनाया गया, 9वीं अनुसूची। अब ये क्या था 9वीं अनुसूची? अब ये था कि इस अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई भी कानून को रख दिया जाएगा तो उस कानून को लेके कोई भी आदमी जो है कोर्ट में उसे चुनौती नहीं दे सकता है। अर्थात अगर सरकार अगर कोई कानून बनाती है, उस कानून को जनता उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है अगर उस कानून को कहां रख दिया जाएगा? अनुसूची नंबर 9 में। तो याद रखिएगा सरकार ने एक कानून बनाया भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण कानून को कहां रख दिया गया? 9वीं अनुसूची में रख दिया। तो अब क्या हुआ कि अब कोई भी जनता जो है कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में रखने का मतलब हुआ
नो जुडिशियल रिव्यू, अर्थात कोर्ट जो है इस पे कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कोर्ट जो है सॉरी क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई कानून को रखा गया है तो कोर्ट उस पे नो जुडिशियल रिव्यू लगाएगा, ठीक है, नो जुडिशियल। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा प्रावधान किया गया है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, भूमि संबंधित बात थी, तो लेकिन आगे चल के इसमें याद रखिएगा, इसमें अभी तक 284 कानून को रखा गया है, ठीक है, 284 कानून को रखा गया पूछता एग्जाम में। अभी तक 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 284 कानून को रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि 9वीं अनुसूची कब लाया गया तो 1951 1951 में किस संशोधन के तहत लाया गया, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या व्यवस्था है, तो भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूची नंबर 10। अब देखिए संविधान की अनुसूची नंबर 10 का क्या प्रावधान था। आपको पता है कि 1980 से लेके 1990 के दशक में 1980 से लेके 1990 के बीच में, याद रखिएगा, ऐसे तो 2000 के बीच में हमारे देश के अंतर्गत राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा रहा। जब देश में राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा था तो सरकार बहुत टूटती थी और बहुत बनती थी, क्योंकि उस समय क्या होता था, नेता जो है दल बदल ज्यादा करता था। जब नेता दल बदल ज्यादा करता था तो उसके लिए राजीव गांधी ने, याद रखिएगा, राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने, याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंतर्गत एक संशोधन किया जिसको कहा गया 52वां संविधान संशोधन 1985। याद रखिएगा, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके तहत कहा गया कोई भी नेता, याद रखिएगा, नहीं कोई भी सदस्य जो है, कोई भी संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य, याद रखिएगा, कोई भी संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य जो होगा वो जो है जीतने के बाद, यानी सदस्यता, संसद की सदस्यता या विधानमंडल की सदस्यता लेने के बाद वो दल बदल नहीं कर सकता, एक पार्टी से दूसरे पार्टी नहीं जा सकता। अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा, दल बदल कानून के तहत, याद रखिएगा, दल बदल कानून के तहत उसे क्या किया जाएगा, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। उसकी सदस्यता कौन समाप्त करेगा, संसद में करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष कर देगा, और राज्य में विधानसभा में कौन करेगा, विधानसभा के अध्यक्ष कर देगा। तो याद रख लेना है कि संसद की सदस्यता को समाप्त, यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे दल में चला जाता है तो उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता उसकी क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो 10 में याद रखिएगा, अनुसूची 10 में यह प्रावधान किया गया, यानी 2 से 10, 2 से दल बदल। तो कोई भी नेता, कोई भी संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य अगर दल बदल करता है तो उसके लिए अनुसूची 10 में कानून बनाया गया। अब पूछेगा कि दल बदल कानून कब लाया गया था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। कोई दिक्कत यहां तक में? 10 अनुसूची हो गया। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची का। 11वीं अनुसूची का बात क्या था, तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में वो जोड़ा गया कब, 1992 में। याद रखिएगा, हमारे संविधान के, याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 40, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 और संविधान के भाग नंबर 4 में यह व्यवस्था कही गई थी कि अगर सरकार को जब लगे तब हमारे देश में गांव तक लोकतंत्र को पहुंचाने के लिए पंचायती राज का व्यवस्था करेगा। क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी थी, उस समय लगभग कहा जाता है कि 80% जनता इलिटरेट थी, यानी एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र को लाना था। तो कहा जाता है कि 1992 में 1992 ईस्वी में इस 40वें अनुसूची को संज्ञान में लाया गया, जिसमें व्यवस्था था कि ग्रामीण इलाका में, याद रखिएगा, ग्रामीण इलाका में व्यवस्था किया जाए किस चीज का, पंचायती राज का। याद रखिएगा, पंचायती राज का व्यवस्था किया जाए। और शहरी इलाका में, याद रखिएगा, शहरी इलाका में बात किया जाए किसका, नगर पालिका का, या इसी को हम लोग बोलते हैं नगर निगम। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में संविधान सभा ने लिख के चली गई थी, लेकिन यह व्यवस्था हमने उस समय नहीं बनाया, इस समय बनाया मैंने कब, हम 1992 में बनाया। कब बनाया, 1992 में बनाया। इसके लिए कई सारे समिति आया था, जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम बताएंगे।
तो याद रखिएगा 1992 में संविधान के 73वां संविधान संशोधन करने के बाद हमने संविधान में एक अलग से अनुसूची लाया, जिस अनुसूची का नाम पड़ा 11वीं अनुसूची, जिसमें हमने व्यवस्था किया पंचायती राज का। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने लाया 74वां संविधान संशोधन 1992, उसके तहत मैंने लाया नगर निगम एवं नगर पालिका, और इसके लिए मैंने जो अनुसूची बनाया वो बनाया अनुसूची नंबर 12। ठीक है, अब याद रखिएगा पंचायती राज के अंतर्गत हमने 29 विषय को रखा, किस पे पंचायत काम करेगी, कैसे काम करेगी, किस पे उसका शक्ति होगा, किस पे वो टैक्स को अर्जित कर सकता है, तो 29 विषय मैंने उसको दिया। और 18 विषय मैंने किसको दिया, नगर निगम को दिया। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमने लाया नगर पालिका एवं नगर निगम की व्यवस्था की गई। कुल मिला के हमारे संविधान की अनुसूची 12 का निर्माण किया गया। तो एक बार हम ये समझते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो है कुल अनुसूची की संख्या वर्तमान में अभी 12 है, मूल संविधान के अंतर्गत 8 था। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से दोबारा बता देते हैं कि अनुसूची नंबर 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जो में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरा है दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है, जिसमें संवैधानिक पद पे जो बड़े बैठे हुए व्यक्ति हैं उसके वेतन और भत्ते और पेंशन की बात की गई है। अनुसूची 3 नंबर में शपथ की बात की गई है। यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है आपको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को संविधान के अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ नहीं दिलाया जाता है, उसके लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद नंबर 60 और 69 और 153। और उसके बाद है अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में कहा गया है राज्यसभा के सीटों के बारे में की गई है, किस राज्य के पास कितना राज्यसभा की सीट होगी। अनुसूची 5 में SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति और उसके प्रशासन की बात की गई है। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन और केंद्र और राज्य के मध्य किस पे कानून कौन बनाएगा, किस पे टैक्स कौन वसूलेगा, उसके शक्ति का विभाजन अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की गई है। अब अनुसूची 8 में मूल भाषा की बात की गई है। अब जबकि मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में अभी 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन प्रथम 1951 के तहत जोड़ा गया, जिसमें इसके तहत न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके तहत भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की बात की गई है, अर्थात इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 29 विषय है। 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 18 विषय का व्यवस्था की गई है। तो ये था मेरा संविधान का अनुसूची, और उसके बाद मैंने आपको बताया संविधान का सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्रोत। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग संविधान के भाग के बारे में जिक्र करेंगे।